आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक ऐसे नेता जिनकी कहानी सादगी और अटूट ईमानदारी की एक मिसाल है। जरा सोचिए, एक तरफ देश का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का और दूसरी तरफ इतनी सादगी कि परिवार के लिए एक फिएट कार खरीदने के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। उस वक्त कार थी 12,000 रुपए की और उनके पास थे सिर्फ 7,000 रुपए। बाकी के 5,000 रुपए के लिए उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा। तो सवाल यही उठता है कि इतनी सादगी के साथ कोई इंसान इतना दृढ़ और प्रभावशाली नेता कैसे बन सकता है। चलिए उनके इस असाधारण सफर को शुरू से समझते हैं। असल में उनकी शख्सियत मुश्किलों की भट्टी में तपकर बनी थी और इसकी नींव में थी ज्ञान पाने की एक जबरदस्त इच्छा। जब वो सिर्फ 1.5 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। गरीबी इतनी थी कि स्कूल जाने के लिए नाव का किराया भी नहीं होता था, तो वो रोज तैरकर गंगा नदी पार करते थे। उनका बचपन ही उनके फौलादी इरादों की कहानी कहता है। और हाँ, काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसे उन्होंने अपने नाम का हिस्सा बना लिया। फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। महात्मा गांधी की एक आवाज। उस एक पुकार पर उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपना आराम, सब कुछ देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। सोचिए, फाइनल एग्जाम से सिर्फ 3 महीने पहले उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक वो हर जगह आगे रहे और इस दौरान कुल मिलाकर 7 साल उन्होंने जेल में बिताए। आज़ादी के बाद जब शास्त्री जी राजनीति में आए तो वो अपने उसूलों को साथ लेकर आए। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जो आज भी एक मिसाल है। मंत्री के तौर पर उनके काम करने का तरीका देखिए। वो पहले इंसान थे जिन्होंने बसों में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की और उन्होंने ही पुलिस को ये आदेश दिया कि भीड़ पर लाठी नहीं बल्कि पानी की बौछारें इस्तेमाल करें। ये उनकी मानवीय सोच को दिखाता है। फिर साल आया 1956। तमिलनाडु में एक बहुत ही भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस वक्त रेल मंत्री होने के नाते इस हादसे का बोझ सीधे शास्त्री जी के कंधों पर था। और तब शास्त्री जी ने वो किया जो आज की राजनीति में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने उस हादसे की पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का एक ऐसा उदाहरण था जो इतिहास में दर्ज हो गया। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद देश की बागडोर शास्त्री जी के हाथों में आई और ये कोई आसान समय नहीं था। उन्हें एक ऐसा भारत मिला जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनका कार्यकाल छोटा था पर चुनौतियों से भरा हुआ था। एक तरफ देश में खाने की भारी कमी थी, दूसरी तरफ भाषा को लेकर दक्षिण भारत में आंदोलन हो रहे थे और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग भी छिड़ गई। और यहीं उनके नेतृत्व की असली पहचान दिखती है। जब देश में अनाज की कमी हुई तो उन्होंने लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की। लेकिन ये अपील करने से पहले उन्होंने ये नियम सबसे पहले अपने घर पर लागू किया। वो वही कहते थे जो वो खुद करते थे। 1965 के युद्ध के उसी मुश्किल दौर में उन्होंने देश को एक ऐसा नारा दिया जो सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि पूरे देश की आत्मा की आवाज बन गए। एक नारा जो आज भी गूंजता है और वो नारा था, जय जवान जय किसान। देखिए, ये नारा सिर्फ जोश भरने के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक सोच थी। ये एक संदेश था कि सीमा पर लड़ने वाला जवान उतना ही जरूरी है जितना खेत में मेहनत करने वाला किसान। दोनों देश की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए बराबर के महत्वपूर्ण हैं। उनका जीवन ताशकंद में अचानक खत्म हो गया, लेकिन उनकी ईमानदारी और सादगी की विरासत आज भी पब्लिक लाइफ के लिए एक कसौटी है, एक बेंचमार्क है। 10 जनवरी 1966 को उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताशकंद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और ठीक अगले ही दिन 11 जनवरी को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन देश के लिए उनके योगदान पर कोई सवाल नहीं है। और ये स्लाइड, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक तरफ उनकी भौतिक संपत्ति, एक पुरानी फिएट कार जिस पर बैंक का कर्ज अभी बाकी था, और दूसरी तरफ उनकी नैतिक विरासत, भारत रत्न और ईमानदारी का वो सम्मान जो हमेशा जिंदा रहेगा। आपको पता है, उस कार का लोन बाद में उनकी पत्नी ने अपनी पेंशन से चुकाया था।
तो शास्त्री जी की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि एक महान नेता की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने अपने लिए कितना कुछ जमा किया, बल्कि इस बात से होती है कि उसने देश और समाज को कितना कुछ दिया।